Welcome back, students. So chapter 4, materials, metals and non-metals. This is the chapter that we have been doing in the past two sessions. Two parts में हमने इस chapter के explanation को study किया है. Today we are going to continue and do the book exercises. So I'll quickly move on to the book exercises. So we are at the book exercises. The first question is, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बीटन इंटू थिन शीट्स. अब इस पॉइंट पे मैं आपको रिमाइंड करना चाहूँगी, बीटन इंटू थिन शीट्स, इट इज़ द प्रॉपर्टी कॉल्ड एज मैलिएबिलिटी, और ये मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है. सो आपसे यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं, चार ऑप्शन, जिंक, फॉस्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन, इनमें से सिर्फ जिंक ही है जो मेटल है. सो यू कैन से दैट द करेक्ट आंसर इज जिंक, एंड द रीज़न इज़ that it is a metal while the other ones are non-metals. Moving on, question number 2 is, which of the following statements is correct. इनमें से कौन सी statement correct है? तो पहला बोला है all metals are ductile. Ductility वो property होती है जिसकी help से कोई चीज़ का आप wire बना सकते हो. You can make something into a wire. अब all metals are ductile जो question पूछा है, इसके अंदर एक एक्सेप्शन आ जाता है मरकरी का. ठीक है, तो एक भी एक्सेप्शन आ गया तो ऑल वर्ड आप नहीं यूज़ कर सकते. दैट इज़ वाई द फर्स्ट ऑप्शन इज़ रॉन्ग. सेकंड ऑप्शन है ऑल नॉन मेटल्स आर डक्टाइल. जितने भी नॉन मेटल्स हैं डक्टाइल हैं, तो ऑल मीन सारे. ठीक है, तो एक भी नॉन मेटल अगर आप प्रूव कर देते हो कि वो डक्टाइल नहीं है, तो आपका ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा. तो कंसिडर अ नॉन मेटल कोल. कोल इज़ अ नॉन मेटल. कार्बन, और ये जो है इसके वायर्स नहीं हो सकते हैं, इसको वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए आपका सेकंड पॉइंट भी रॉन्ग हो गया. अब आपका सी वाला पार्ट जो है, दिस सेज जनरली मेटल्स आर डक्टाइल. जनरली मतलब ज़्यादातर सिचुएशंस में मेटल्स डक्टाइल होते हैं. तो ये जो ऑप्शन है ये करेक्ट है, क्योंकि चाहे आप जिंक ले लो, चाहे आप कॉपर ले लो, या फिर आप एल्यूमिनियम ले लो, ये तीनों ही एग्जाम्पल्स हैं कुछ मेटल्स के. और ज़्यादातर जितने भी मेटल्स होते हैं, इवन आप सिल्वर एंड गोल्ड की वायर्स भी बना सकते हो. इसलिए आपका सी ऑप्शन इज़ करेक्ट एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट द आंसर इज़. और आपका जो फोर्थ पार्ट है वो इनकरेक्ट है. क्यों? क्योंकि सम नॉन मेटल्स आर डक्टाइल ऐसा बोला है, यानी कुछ नॉन मेटल्स के आप वायर बना सकते हो. अब ऐसा एक भी नॉन मेटल नहीं है. दैट इज़ वाई द करेक्ट आंसर इज़ सी. सो ये आपका एक्सप्लेनेशन नीचे लिखा भी हुआ है. इट इज़ द सेम जो मैंने आपको बताया है. तो जिसको आप ड्रॉ कर सकते हो वायर में, वो हैं जनरली मेटल्स बट नॉट ऑल मेटल्स. दैट इज़ ऑप्शन सी. मूविंग फर्दर, आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स हैं क्वेश्चन 3 में, और इसमें आपको पूछा गया है ए पार्ट में, फॉस्फोरस इज़ अ वेरी डैश नॉन मेटल. तो आपको पता है कि फॉस्फोरस को अगर हम कंसिडर करें तो फॉस्फोरस जो है बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है एंड इट कैन कैच फायर. दैट इज़ वाई इट इज़ स्टोर्ड इन वाटर. ये वाली जो लाइन थी, इट वॉज गिवन कि इट इज़ स्टोर्ड इन वाटर बिकॉज इट इज़ वेरी रिएक्टिव. सो इसका जो आंसर है दैट विल बी रिएक्टिव. सेकेंड वाला पार्ट है मेटल्स आर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड डैश. यहाँ पे एक वर्ड, एक ब्लैंक मैंने मिस कर दिया. यहाँ पर मेटल्स आर डैश कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड डैश. सो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये आप हमेशा से पढ़ते आए हो, ये बहुत कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, ये वाला सबसे इजी है. उसके बाद आपका आता है थर्ड पार्ट, आयरन इज़ अ डैश रिएक्टिव देन कॉपर. तो आयरन क्या होता है कॉपर से? अगर आप कंपेयर करो, आप रिएक्टिविटी सीरीज़ देखो, तो कॉपर के कंपैरिजन में जो आयरन होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, और इसी वजह से आप यहाँ पे आंसर क्या लिखोगे, दैट आयरन इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर. सो यहाँ पे आंसर आ जाएगा मोर. ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट देखो, मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स टू प्रोड्यूस डैश गैस. सो ये हमने पढ़ा था डिफरेंट, पूरा एक टेबल हमने पढ़ा था, स्टडी किया था, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रूम टेम्परेचर और हायर टेम्परेचर्स का था, और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी हमने रिएक्शंस पढ़े थे. तो आंसर इसका है हाइड्रोजन गैस. हाइड्रोजन गैस वाज द कॉमन प्रोडक्ट, और साथ में एक सॉल्ट बन रहा था. सो दिस वाज क्वेश्चन 3. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज़ ट्रू फॉल्स. ठीक है, इसमें से आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा फॉल्स है. पहला वाला देखते हैं, जनरली नॉन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स. तो नॉन मेटल्स का अगर आप वो टेबल याद करो, वो एक्टिविटी वाला,
तो उसमें नॉन मेटल्स में लास्ट में एक तो कार्बन था और दूसरा सल्फ़र था। कार्बन सिर्फ जो लास्ट वाला कॉलम था, सल्फ़र वाला कॉलम, सल्फ़र वाला नहीं, सल्फ्यूरिक एसिड वाला कॉलम, एट वार्म टेम्परेचर्स और ऑन हीटिंग, सिर्फ वो वाले में ही चारकोल का रिएक्शन हो रहा था, कार्बन का रिएक्शन हो रहा था और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही थी। लेकिन सल्फ़र चार के चारों जो कॉलम्स थे उन सब के सब में इट वाज अनरिएक्टिव। तो किसी भी एसिड के साथ जो उसका रिएक्शन था, जैसे ये HCl के थे स्टार्टिंग के 2 कॉलम्स और ये वाला H2SO4 के थे, तो यहाँ पे आपने देखा कि इसका रिएक्शन जो है सल्फ़र का किसी के भी साथ नहीं हुआ था, कार्बन का भी सिर्फ एक के साथ हुआ था। तो इन जनरल अगर आप बात करो तो नॉन मेटल्स रिएक्ट नहीं करते एसिड्स के साथ, दैट इज़ वाई द आंसर इज़ फॉल्स। उसके बाद है सोडियम इज़ अ वेरी रिएक्टिव मेटल, दिस इज़ वेरी क्लियर, दैट इज़ वाई इट इज़ ट्रू कि जो सोडियम है अगर आप उसको रख देते हो तो इट कैन कैच फायर ड्यू टू रिएक्शन विद द मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन। तो एयर के अंदर जो मॉइस्चर है, जो थोड़ा सा वाटर भी होता है, वो भी सफिशिएंट है सोडियम के साथ रिएक्शन करने में, और वो रिएक्शन भी बहुत ज़्यादा रैपिडली होता है और उसमें फायर हो लग सकती है, दैट इज़ वाई आपका ये ऑप्शन हो गया ट्रू। अब आप कंसिडर करो सी पार्ट। सी पार्ट सेज कॉपर डिस्प्लेसेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। सो कॉपर डिस्प्लेसेस जिंक, कॉपर जिंक को डिस्प्लेस करता है। हमको पता है बेटा कि जिंक जो है उसकी रिएक्टिविटी कॉपर के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है, ठीक है। जिंक की रिएक्टिविटी एक, ये 3 आप रिएक्टिविटी पक्का लर्न कर लो, ये ऑर्डर है। इसके बीच में और भी चीज़ें हैं लेकिन आपको ये 3 तो मेन याद करनी है, आपके पूरे चैप्टर में ये तीनों का बहुत फोकस है। सो फर्स्ट इज़ कि जिंक जो है वो कॉपर से रिएक्टिव है, जिंक आयरन से भी ज़्यादा रिएक्टिव है। अभी आपके क्वेश्चन में है कि कॉपर डिस्प्लेस करता है जिंक को। अब क्योंकि कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है बल्कि जिंक है, तो जिंक रिप्लेस कर सकता है कॉपर को, लेकिन कॉपर जिंक को रिप्लेस नहीं कर सकता। और यहाँ लिखा है कि कॉपर डिस्प्लेस कर रहा है, दैट इज़ वाई दिस इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, नाउ मूविंग ऑन, कोल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। तो ये स्ट्रेट अवे फॉल्स है, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन भी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कोल जो है एक नॉन मेटल है, कार्बन का बना है, और कोल की वायर्स आपने कभी देखी भी नहीं है और कोल की वायर्स बन भी नहीं सकती हैं, ठीक है। सारे के सारे जो नॉन मेटल्स हैं दे आर नॉन डक्टाइल, उनमें से किसी की भी वायर नहीं बनती है। मूविंग फर्दर, क्वेश्चन नंबर 5। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने आपको जो टेबल दिया है ये सारे आपके बुक के अंदर ब्लैंक्स थे, मैंने ऑलरेडी इसको प्री फिल्ड रखा है। सो हम इसमें क्या करना है, इसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स का डिफरेंस हमको लिखना है। आपके बुक में ये प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं, इन प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे आपको डिफरेंशिएट करना है। तो अपीयरेंस के बेस्ड पे मेटल्स जो होते हैं वो लस्ट्रस होते हैं या शाइनी होते हैं, उनमें एक मेटेलिक शाइन होती है, एक चमक होती है, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो डल होते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट डिफरेंस। हार्डनेस के बेसिस पे अगर आप देखो तो मेटल्स हार्ड होते हैं, नॉन मेटल्स सॉफ्ट होते हैं। उसके बाद मैलिएबिलिटी में देखो तो जनरली जो है मेटल्स, मैलिएबिलिटी होती है प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग बीटन इनटू थिन शीट्स, यानी कि किसी चीज़ को पिटाई करके या उसको हैमर से या किसी भी भारी चीज़ से उसके ऊपर बीट करने से, उसको पीटने से वो थिन शीट्स में, पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे एल्यूमिनियम फॉयल का एग्जाम्पल दिया था समझाते वक्त मैंने। तो ये प्रॉपर्टी सिर्फ मेटल्स में है, नॉन मेटल्स में ये प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो आप मेटल्स में लिखोगे दे आर जनरली मैलिएबल और नॉन मेटल्स में दे आर नॉट मैलिएबल। अब आती है डक्टिलिटी, यानी एबिलिटी ऑफ बीइंग ड्रॉन इनटू वायर्स, यानी वायर्स बना सकते हैं कि नहीं। तो मेटल्स के वायर होते हैं, आपको पता है, नॉन मेटल के वायर नहीं होते हैं। ये आप पिछले 2 क्वेश्चंस में भी, आपने 2 क्वेश्चन पीछे आपने जो डिस्कस किया उसमें भी हमने ये पॉइंट डिस्कस किया। तो जितने भी नॉन मेटल्स हैं दे आर नॉन डक्टाइल या वो डक्टाइल नहीं होते हैं। अब हीट कंडक्शन की बात करें तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स। इलेक्ट्रिसिटी में भी सेम सिचुएशन है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स एंड आपके जितने भी नॉन मेटल्स हैं दे आर पुअर कंडक्टर्स। नॉट ऑल आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसमें एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन इज़ दैट ऑफ ग्रेफाइट, ग्रेफाइट एक एक्सेप्शन है इसके अंदर। बट फ़िलहाल आपको अगर नॉर्मल, ये जनरल जो है, जनरल बेसिस पर आपको इधर पे डिफ्रेंशिएट करना है तो आप लिख दोगे बैड कंडक्टर। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा बोला है गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। तो पहला वाला है एल्यूमिनियम फॉइल्स आर यूज टू रैप फूड आइटम्स। एल्यूमिनियम फॉइल्स जो होती हैं इनको फूड आइटम्स को रैप करने के लिए क्यों यूज़ किया जाता है। तो इसका सिंपल सा आंसर है
नंबर 1 इज़ एल्यूमिनियम फॉयल इज़ मैलिएबल, ठीक है, नॉट फॉयल, एल्यूमिनियम इज़ मैलिएबल एंड इट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन शीट्स, और इसको थिन शीट्स में आप कन्वर्ट कर सकते हो, इसीलिए एल्यूमिनियम फॉइल्स का यूज़ किया जाता है फूड आइटम्स को रैप करने के लिए। अब आप बोलोगे फिर हम सिल्वर का क्यों नहीं यूज़ कर सकते, तो यहाँ एक और पॉइंट आप मेंशन करोगे कि बिकॉज एल्यूमिनियम इज़ चीप, ठीक है, एल्यूमिनियम जो है वो चीप भी होता है बाकी मेटल्स के कंपैरिजन में, दैट इज़ वाई ऑफ ऑल द मेटल्स, क्योंकि सारे मेटल्स मैलिएबल हैं तो हम उनको भी यूज़ कर सकते थे, बस बिकॉज एल्यूमिनियम इज़ चीप ऑल्सो, सो इसको हम यूज़ करते हैं। सो ये पॉइंट आप यहाँ ऐड कर लीजिएगा। अब बी पार्ट है, इमर्शन रॉड्स फॉर हीटिंग द लिक्विड्स आर मेड अप ऑफ मेटेलिक सब्सटेंसेस। जो इमर्शन रॉड होता है वो पानी गर्म करने के लिए बकेट में ऐसे डिप करते हैं और उसके बाद उसको कनेक्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी से, और फिर वो वाटर गर्म हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा अपने घर में, वैसे आजकल गीज़र ज़्यादा चल रहे हैं, बट इमर्शन रॉड्स का ये जो होता है कॉन्सेप्ट, ये किस पे बेस्ड है, आपसे ये पूछा है क्वेश्चन में कि इमर्शन रॉड्स फॉर हीटिंग लिक्विड्स आर मेड अप ऑफ मेटेलिक सब्सटेंसेस, को इसको मेटल का क्यों बनाते हैं, तो ये देखो सिंपल है कि हीटिंग करनी है लिक्विड की और ये मेटल का बना हुआ है, तो क्यों बना हुआ है मेटल का, क्योंकि हमें पता है मेटल्स जो हैं वो गुड कंडक्टर्स हैं हीट के, दैट इज़ वाई हम यूज़ करते हैं इमर्शन रॉड्स मेड अप ऑफ मेटेलिक सब्सटेंस। हम प्लास्टिक का उसको नहीं बना सकते, हम वुड का नहीं बना सकते, क्योंकि वो सारे पुअर कंडक्टर्स हैं और वो हीट नहीं करेंगे वाटर को। तो इफ़ यू वांट टू हीट अप द लिक्विड, whether it is water or any other liquid, so we need a metallic substance, that is why we use immersion rods of metal. अब आता है आपका थर्ड पार्ट, कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। कॉपर जो है वो जिंक को उसके सॉल्ट सोल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, इसका आपको रीज़न बताना है। सो आपके पास जो है सिंपल एक कॉन्सेप्ट है, मैंने जो आपको बोला था कि यू प्लीज़ रिमेंबर दिस इज़ द सिंपल थिंग जो आपको लर्न करनी है, ये इनकी रिएक्टिविटी, ये 3 चीज़ों की, ठीक है। इसमें आपको दिख रहा है कि नंबर 1 पे रिएक्टिव जिंक है, उसके बाद आयरन है, उसके बाद कॉपर है। तो आपको बोला है कॉपर डिस्प्लेस नहीं कर सकता जिंक को, तो उसका रीज़न क्या है कि कॉपर यहाँ पे है, जिंक यहाँ पे है, यानी जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर कम रिएक्टिव है, और आपको पता है कि जो ज़्यादा रिएक्टिव है सिर्फ वो डिस्प्लेस कर सकता है, कम रिएक्टिव नहीं। तो इसका रीज़न भी ऐसे ही बन जाएगा कि कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन बिकॉज जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर, या इसको आप अलग लैंग्वेज में भी लिख सकते हो कि कॉपर इज़ लेस रिएक्टिव देन जिंक, ठीक है। तो ये एक ही बात होती है। अब है डी वाला पार्ट, सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन केरोसिन। तो इसका सिंपल सा रीज़न है कि सोडियम और पोटेशियम बहुत ही ज़्यादा रेडिली रिएक्ट करते हैं एयर और वाटर के साथ, दैट इज़ वाई इसको हम केरोसिन के अंदर स्टोर करके रखते हैं। सो एज आई हैव रिटन हियर कि दीज आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स एंड दे रेडिली रिएक्ट विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन and they can catch fire, that is why they are stored in kerosene. Next question, question number 7. So question number 7 says, can you store the lemon pickle in an aluminum utensil? क्या आप नींबू का अचार, लेमन पिकल मीन्स नींबू का अचार, उसको आप एल्यूमिनियम यूटेंसिल में रख सकते हो? तो आपको पता होना चाहिए पहली चीज़ तो लेमन जो होता है उसके अंदर एक एसिड होता है, उस एसिड का नाम होता है सिट्रिक एसिड, ठीक है। ये जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उसके अंदर प्रेजेंट होता है सिट्रिक एसिड। अब ये एसिड है और आपको पता है एल्यूमिनियम मेटल है, मेटल्स का एसिड के साथ रिएक्शन होता है तो उसके अंदर बनता है एक तो सॉल्ट, ठीक है, और साथ में बनती है हाइड्रोजन गैस। तो अब ये सॉल्ट हमारे जब एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन होकर के सिट्रिक एसिड का जो भी सॉल्ट बनता है, दैट सॉल्ट इज़ नॉट गुड फॉर अस, इट इज़ पॉइजनस, इट कैन बी पॉइजनस, ओके। सो आपको बताना है कि क्यों नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो एक रीज़न तो ये है कि एक ये जो सॉल्ट बनेगा इट इज़ पॉइजनस, ठीक है। दूसरा रीज़न ये है कि आपका एल्यूमिनियम का जो बर्तन है, ठीक है, अब वो रिएक्ट करेगा तो एल्यूमिनियम रिएक्ट करके जब सॉल्ट बनाता रहेगा तो बर्तन भी आपका टूट सकता है। तो दूसरा रीज़न क्या हो जाएगा कि बिकॉज जो एल्यूमिनियम के यूटेंसिल्स हैं दे कैन ऑल्सो गेट डैमेज्ड। मोर ओवर आपका पिकल जो है, जो मेन रीज़न है उसका यही है कि लेमन पिकल जो है उसके अंदर एसिड है और वो सॉल्ट हाइड्रोजन दोनों चीज़ों को प्रोड्यूस करता है, मतलब एक रिएक्शन हो जाएगा। हम नहीं चाहते कोई रिएक्शन हो, क्योंकि अगर रिएक्शन हो गया तो एक अलग चीज़ बन जाएगी, पर हमें अचार चाहिए, दैट इज़ वाई ये हम इस तरह से स्टोरेज नहीं करते हैं। नाउ नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 8,
सो मैच द सब्सटेंस गिवन इन कॉलम ए विद द यूजेस इन कॉलम बी. सो गोल्ड का सिंपल यूज़ है, ये जो आपका डी पार्ट है, ठीक है. तो गोल्ड का यूज़ हो गया ज्वेलरी बनाने में. सो यू विल मैच गोल्ड विद ज्वेलरी. देन आता है आयरन. आयरन का जो यूज़ होता है बेटा, इट कैन बी यूज आउट ऑफ ऑल द मटीरियल्स, ऑल द यूजेस दैट आर गिवन हियर. आयरन को आप यूज़ करते हो ज़्यादातर मशीनरी बनाने में, क्योंकि ये हैवी होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है. बाकी मेटल्स के कंपैरिजन में अगर आप एल्यूमिनियम से कंपेयर करो तो सॉफ्ट होता है एल्यूमिनियम, और आयरन हार्ड होता है. दैट इज़ वाई ज़्यादातर जो मशीनरी होती है उसमें हम आयरन यूज़ करते हैं. अब आता है एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम हम ज़्यादातर रैपिंग ऑफ फूड के लिए यूज़ करते हैं, तो आपका सी वाला पार्ट इसका करेक्ट मैच है. उसके बाद आता है आपका फोर्थ पार्ट कार्बन. कार्बन का जो इस्तेमाल होता है बेटा एज अ फ्यूल होता है ज़्यादातर. जो आप अगर देखो, अगर आपको ध्यान में है, ऑफ कोर्स ध्यान में होगा कि जो कोल है वो भी एक कार्बन है. इट इज़ अ फॉर्म ऑफ कार्बन. सो कार्बन का ही फॉर्म है और वो फ्यूल की तरह यूज़ होता है हीट वगैरह प्रोवाइड करने के लिए. सो इसका ये मैच हो गया. अब आता है कॉपर. कॉपर का जो इस्तेमाल होता है ज़्यादातर वायर्स बनाने में आपको मिलेगा, क्योंकि ये वायर्स एक तो बहुत अच्छी कंडक्टर्स होती हैं और दूसरी ये उतनी महंगी भी नहीं है. लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो तो अगर यहाँ पे ये रैपिंग फूड का ऑप्शन नहीं होता, कुछ और ऑप्शन होता, तो हम कॉपर की जगह यहाँ एल्यूमिनियम को वायर से भी मैच कर सकते थे. बट अभी हमारे सिचुएशन के हिसाब से वो फिट नहीं बैठेगा. अब हमारा सिक्स्थ वाला है मरकरी. तो मरकरी इट इज़ वेरी फेमस. इट इज़ प्रेजेंट इन द क्लिनिकल थर्मोमीटर्स. सो इसका मैचिंग हो गया थर्मोमीटर्स. अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 सेज व्हाट हैपन्स व्हेन, यानी क्या होता है अगर ये सारी सिचुएशंस आती हैं. तो ये सिचुएशन है व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज़ पोर्ड ऑन अ कॉपर प्लेट. तो सिंपल है, जब आपने कॉपर लिया, कॉपर प्लेट के साथ सल्फ्यूरिक एसिड का जो रिएक्शन होता है वो भी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन, इट डज़ नॉट टेक प्लेस. ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं बोला गया है कि आगे क्या करना है. अगर आप सिंपल वन लाइन आंसर देखो तो इट विल बी नो रिएक्शन अकर्स व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज़ पोर्ड ऑन कॉपर प्लेट. लेकिन आप आगे चाहो तो आगे का एक्सप्लेन कर सकते हो कि अगर इंस्टेड ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आप यूज़ करते हो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो रिएक्शन हो जाता है. और उस रिएक्शन में जैसे कि मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ होती है हाइड्रोजन गैस और साथ में एक मेटेलिक सॉल्ट. तो यहाँ पे SO4 है, तो यहाँ पर सल्फेट का सॉल्ट बन गया कॉपर सल्फेट, जो ब्लू कलर का क्रिस्टल होता है, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी. लेकिन आपसे जो क्वेश्चन पूछा है उसमें सिर्फ इतना पूछा है कि क्या होगा अगर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होगा. तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड वाले केस में देयर विल बी नो रिएक्शन एट ऑल. दिस इज़ योर आंसर. द मेन आंसर इज़ द फर्स्ट लाइन. देन द बी पार्ट, आयरन नेल्स आर प्लेस्ड ऑन इन अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. अगर आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में रख दिया जाए तो व्हाट विल हैपन. तो आपको याद होगा ये एक्टिविटी में हमने किया था, इस तरीके से हमने लिया था. यहाँ पर ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था ब्लू कलर का, और इसके अंदर हमने फिर डाल दी थी एक आयरन की नेल. ठीक है, दिस वॉज एन आयरन नेल. और थोड़ी देर बाद हमने जो रिएक्शन देखा था वो ये था कि इसका ब्लू कलर जो है वो फेड होकर के ऑलमोस्ट मडी ग्रीन या ऑलिव ग्रीन टाइप का कलर हो गया था. मैं सिंपल ग्रीन लिख देती हूँ, ठीक है. और ये जो था आपका कॉपर, इट गेट्स डिपॉजिटेड अराउंड दिस नेल. मतलब ये जो आपकी कील रखी हुई है इसके अराउंड ब्राउन 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 कॉपर डिपॉजिट होता चला जाता है. और जब ये रिएक्शन पूरा हो जाएगा तो यहाँ नीचे कॉपर कॉपर बैठा रहेगा, और ये कॉपर, ये जो आपकी आयरन की नेल थी, ये आपको नहीं दिखेगी. सो आंसर क्या होगा कि क्योंकि जो आपका आयरन नेल्स हैं, आयरन आपको पता है रिएक्टिविटी जो है, आयरन की रिएक्टिविटी कॉपर से ज़्यादा है. ठीक है, तो आयरन की रिएक्टिविटी कॉपर से ज़्यादा है, तो वो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटा करके खुद उसकी जगह जाके ले लेगा और फेरस सल्फेट बना देगा. ठीक है, फेरस सल्फेट का फॉर्मूला FeSO4. तो यही आपको आंसर में लिखना है कि आयरन क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो कॉपर को रिप्लेस कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, और ब्लू कलर जो है वो फेड हो जाता है. कॉपर जो है लोहे की जो आपकी कील डली हुई है या आयरन नेल है उसके अराउंड पे डिपॉजिट हो जाता है. एंड दिस इज़ द केमिकल रिएक्शन जो लास्ट में ये लिखी हुई है. Fe plus CuSO4 will give you FeSO4 plus Cu. Now the last two questions. Question number 10. Saloni took a piece of burning charcoal and collected the gas evolved in a test tube. सलोनी ने क्या किया है, एक बर्निंग चारकोल का पीस लिया है और उसको जो भी गैस उसको जलाने से रिलीज़ हुई है उसको एक टेस्ट ट्यूब के अंदर ऐसे कलेक्ट करके रख लिया है.
अब आपको याद होगा कि ये टेस्ट ट्यूब को उसने कवर करके ही रखा है, ठीक है, नहीं तो सारी गैस चली जाएगी। तो इसके अंदर जो भी गैस रिलीज़ हुई वो उसने अंदर रखा है। अब मैं आपको बता दूं, आपको याद होगा हमने एक फ्लैजरेटिंग स्पून वाला एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, जिसके अंदर हमने सल्फ़र को बर्न किया था। और जब सल्फ़र बर्न हुआ था तो फिर उसके अंदर से जो फ्यूम्स निकल रही थी, जो गैस निकल रही थी, उसको हमने एक लीड वाले कंटेनर में इस तरह से रख के पूरी गैस पहले तो कलेक्ट की थी, ठीक है। उसके बाद इस गैस के अंदर हमने स्पून निकाल करके वाटर डाला था, ठीक है, वी एडेड वाटर, और फिर शेक किया था। और शेक करने के बाद हमने उसका जो सॉल्यूशन बन गया उस सॉल्यूशन का लिटमस पेपर के साथ टेस्ट किया था। सो ऑल दोज थिंग्स वी आर गोइंग टू डू इस क्वेश्चन के अंदर। तो आपसे पहले पार्ट में यही पूछा है कि सलोनी ने, पहले तो आपको बता दिया कि सलोनी ने एक एक्सपेरिमेंट किया है, उसने कोयले को जलाया है, कोयला इज़ कार्बन, ठीक है, उसने चारकोल यानी कार्बन एक जो फॉर्म है उसको जलाया है। और आपसे बोला है अब कि उसने गैस भी कलेक्ट किया है। अब आपको बोला है कि हाउ विल शी फाइंड द नेचर ऑफ द गैस। सो टेस्ट ट्यूब के अंदर उसके पास ऑलरेडी है गैस। व्हाट शी विल डू इज़, अब ये गैस कौन सी होगी ये सब हम सेकेंड वाले पार्ट में डिस्कस करते वक्त देखेंगे। तो उसने गैस को लिया, अब गैस के अंदर वो क्या करेगी, शी विल ऐड सम वाटर, और ये सारा इसको बंद करके, ठीक है, टेस्ट ट्यूब को बंद करके तुरंत, मतलब फटाफट पानी डाला, फटाफट टेस्ट ट्यूब को बंद कर दिया। तो वो वाटर डालेगी, फिर उसको शेक करेगी अच्छे से। शेक करने के बाद सॉल्यूशन बन जाएगा, उस सॉल्यूशन को वो लिटमस पेपर से टेस्ट करेगी। अब मैं आपको इस पॉइंट पे बता देना चाहती हूँ कि क्योंकि कार्बन है, तो कार्बन जब ऑक्सीजन में बर्न होता है तो जो गैस रिलीज होती है दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल हम बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं, तो उसमें कार्बन प्लस ऑक्सीजन ऑलवेज गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसके अंदर जो गैस है दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ मिक्स होती है तो ये CO2 प्लस H2O, ये वाटर हो गया, और ये एक यहाँ पर एसिड बनाती है जिसको हम कहते हैं कार्बोनिक एसिड, और इसका फॉर्मूला होता है H2CO3, ठीक है। तो ये जो एसिड है, ये इसका नेचर टेस्ट करना है आपको, तो आप, ये एसिड है तो इसका नेचर टेस्ट करने के लिए यू नीड अ ब्लू लिटमस पेपर। सो अगर आपको यहाँ पे जैसे आपके क्वेश्चन में बोला है तो आपको ये सारी चीज़ें पहले तो पता नहीं है क्योंकि आप टेस्ट कर रहे हो, अभी मैंने आपको बता दी हैं, बट एक्चुअली में जब टेस्ट अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो यू विल नॉट नो। सो व्हाट यू विल डू इज़ कि आप पहले क्या करोगे, टेस्ट ट्यूब लोगे, उसमें वाटर मिलाओगे, शेक करोगे, सॉल्यूशन बन जाएगा, फिर उसको लिटमस के साथ टेस्ट करोगे। एक बार ब्लू लिटमस के साथ चेक करोगे, अगर ब्लू रेड में चेंज हो गया तो एसिडिक हो जाएगा। अगर आपने बाई चांस पहले ब्लू से टेस्ट कर लिया तो आपको रेड से टेस्ट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन सपोज़ अगर आपने रेड पहले किया तो रेड लिटमस का कलर चेंज नहीं होगा, रेड का रेड ही रहेगा। फिर आप ब्लू से करोगे तो ब्लू विल चेंज टू रेड, और इससे कंफर्म हो जाएगा कि गैस का नेचर क्या है, और गैस का नेचर एसिडिक मिल जाएगा आपको। आप सेकंड पार्ट में बोला है राइट डाउन द वर्ड इक्वेशंस। वर्ड इक्वेशंस बोला है आपको, इसका मतलब सिंपल है कि आपको यहाँ पे फॉर्मूले नहीं लिखने हैं, आपको सिर्फ शब्दों में लिख दो, काम ख़त्म हो जाएगा। तो आपने लिखा है पहले वाला रिएक्शन क्या है, चारकोल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। तो कार्बन है ये, आप पहले लिख दोगे फर्स्ट वाला कार्बन। कार्बन के बाद आपका जो नेक्स्ट वाली चीज़ है दैट इज़ ऑक्सीजन, इस तरह से आप ऑक्सीजन लिखोगे। उसके बाद दिस विल गिव यू कार्बन डाइऑक्साइड, तो आप यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड पूरा नेम इसका लिख दोगे। सो इस तरीके से ये आपका हो जाएगा फर्स्ट पार्ट, जो फर्स्ट इक्वेशन बनेगी। अब इसी में सेकंड इक्वेशन भी एक बनेगी। सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, मैं अभी इसको शॉर्ट में CO2 लिख रही हूँ पर आप इसको कार्बन डाइऑक्साइड लिखोगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में ये वाटर, और यहाँ पे आप लिख दोगे सीधे सीधे कार्बोनिक एसिड, ठीक है। तो ये आपकी बन गई वर्ड इक्वेशंस। अब आपका आता है नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11। वन डे रीटा वेंट टू ज्वेलर शॉप। एक दिन रीटा गई ज्वेलर शॉप में अपनी मदर के साथ, और उसके पास गोल्ड की ज्वेलरी थी जो उसने गोल्ड स्मिथ को पॉलिश करने के लिए दी। नेक्स्ट डे वो ज्वेलरी को जब वापस लेने गए तो उन्होंने देखा कि ज्वेलरी पॉलिश तो हो गई थी पर उसका वेट थोड़ा सा कम हो गया था। तो आपको रीज़न देना है कि ऐसा क्या हुआ। तो देखो इसमें क्या होता है कि जो गोल्ड स्मिथ के पास मिक्सचर होता है जिसके अंदर वो डिप करता है गोल्ड के ऑर्नामेंट्स को, और फिर उसके बाद उसकी शाइन वापस आ जाती है, या मतलब कह सकते हो आप पॉलिशिंग के लिए वो एक लिक्विड यूज़ करते हैं,
और उस लिक्विड का नेम होता है एक्वा रीजिया। एक्वा रीजिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का मिक्सचर है। गोल्ड इन दोनों ही एसिड के साथ अकेले अकेले नहीं रिएक्ट करता, पर इसके मिक्सचर के साथ ये रिएक्ट करता है। और जब ये रिएक्ट करेगा तो जैसे मेटल्स का रिएक्शन होता है, मेटल जब भी रिएक्ट करता है किसी एसिड के साथ, मेटल प्लस एसिड विल गिव यू अ सॉल्ट एंड साथ में देगा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर भी यही होता है, यहाँ पर एक सॉल्ट प्रोड्यूस होता है और वो सॉल्ट किसका होता है, दैट इज़ अ गोल्ड सॉल्ट। ठीक है, गोल्ड का सॉल्ट है, तो गोल्ड उसमें डिज़ोल्व होकर चला गया, तो ऑब्वियसली आपकी जो ज्वेलरी है उसकी ऊपर वाली लेयर का जो गोल्ड था वो डिज़ोल्व होकर सॉल्ट में चला गया। अब वो गोल्ड स्मिथ के पास है और इसीलिए आपकी जो ज्वेलरी है उसका वज़न भी कम हो जाएगा। सो दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट इज़ रिटन हियर। तो इन ऑर्डर टू पॉलिश द गोल्ड ऑर्नामेंट उसको एक्वा रीजिया में डिप करते हैं, जिसकी वजह से आउटर लेयर डिज़ोल्व हो जाती है और इनर शाइनी लेयर बाहर आ जाती है। और इसी की वजह से, लेयर के डिज़ोल्व होने की वजह से आपका जो वेट है ज्वेलरी का उसमें रिडक्शन आ जाता है। सो दैट वॉज ऑल। आई होप यू ऑल एन्जॉयड एंड अंडरस्टूड द थिंग्स प्रॉपरली। जो भी डाउट्स हो प्लीज़ मेंशन देम इन द कमेंट्स। थैंक्स अ लॉट।